सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में मैं प्रीति कुमारी गया बिहार से। आज वित्तीय संस्था में मैं सेबी के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत हुआ था। यह देश में पूंजी बाजार को नियंत्रित करने की संस्था है। भारत में 23 पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज है जो सरकार द्वारा पारित नियमों, उपनियमों और विनियमों के अंतर्गत काम करता है। मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। अब इन स्टॉक एक्सचेंजों को कंपनियों में बदल दिया गया है, जिसमें ब्रोकरों के पास इनका छोटा शेयर रूपी हिस्सा होता है। सेबी एक्ट के साथ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट स्टॉक मार्केटिंग को नियंत्रित करता है। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं भोला कुमार कनीपुर बेचा सकरा मुजफ्फरपुर बिहार से। मेरा टॉपिक जीएसटी है। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी स्वतंत्रता के बाद देश में एक बड़ा कर सुधार है। यह 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। भारत में सबसे पहले असम राज्य में जीएसटी लागू किया गया था। इससे देश में अप्रत्यक्ष कर दरें एवं संरचनाएं समान हैं। जीएसटी में केंद्र स्तरीय पर उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, राज्य स्तरीय पर मूल्यवर्धित कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, केंद्रीय कर, विलासिता कर, लॉटरी कर, बाजी तथा जुए करों का सामूहिक कर दिया है। जीएसटी में कर 4 स्लैब बनाए गए हैं, जैसे 5%, 12%, 18% और 28% है। जीएसटी से कारोबारी करना सरल होगा। जीएसटी से एक देश एक कारोबारी अर्थव्यवस्था बनेगी। पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस एवं एविगेशन ट्राइवलिंग फ्यूज आदि पर जीएसटी लागू नहीं होता है। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में स्वागत है। मैं प्रियंका कुमारी मधुबनी से। आज मैं जनसंख्या के बारे में बोलने जा रही हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का भारी बोझ है, जो निरंतर बढ़ता ही जाता है। इस मामले में चीन का प्रथम स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। देश की आबादी 135 करोड़ से अधिक हो चुकी है। जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि होने से देश में बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है। खास करके युवा वर्ग में कुल जनसंख्या का 60% युवा बेरोजगार है, जो काम करने योग्य है लेकिन रोजगार उपलब्ध नहीं है। सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये की सामग्री निधि की व्यवस्था की है, ताकि लोग क्रियाकलाप के प्रति जनसंख्या स्थिर पर विशेष ध्यान केंद्रित कर सके। इसके साथ साथ पुरुष नसबंदी एवं महिला नसबंदी भी चलाए हैं। महिला नसबंदी कराने के बाद सरकार के द्वारा कुछ राशियाँ भी प्रदान किए जाते हैं, ताकि जनसंख्या नियंत्रित हो सके। इसके साथ साथ नारा भी लगाए गए हैं, हम दो और हमारे दो। धन्यवाद। मैं कुणाल कुमार पूसा समस्तीपुर से सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आदरणीय गुरुदेव सहित सभी साथियों का स्वागत करते हुए बीमा उद्योग का इतिहास बताने जा रहा हूं। भारत में बीमा का लंबा इतिहास रहा। 1818 में कोलकाता के ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जीवन बीमा बिजनेस की शुरुआत हुई, लेकिन यह कंपनी 1834 में असफल साबित हुई। फिर 1829 में मद्रास इनक्यूटेबल ने मद्रास प्रेसिडेंसी में जीवन बीमा व्यवसाय शुरू किया। 1870 में ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट बना और 19वीं सदी में के आखिरी 3 दशक के दौरान 1871 में बॉम्बे म्यूचुअल्स
1874 में ओरिएंटल और 1897 में एम्पायर ऑफ इंडिया बॉम्बे रेजिडेंस की शुरुआत हुई। इस दौरान ब्रिटिश बीमा कंपनी का ही एक व्यवसाय पर दबाव रहा और इन कंपनियों ने भारत में अच्छा व्यवसाय भी किया। इन कंपनियों के नाम थे अल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस, रॉयल इंश्योरेंस, लिवरपूल और लंदन ग्लोब इंश्योरेंस। इन विदेशी कंपनियों ने भारतीय बाजार बेहद प्रतिस्पर्धी हो गया था। 1914 में भारत सरकार ने भारत में बीमा कंपनियों के रिटर्न को प्रकाशित करना शुरू किया। भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 जीवन बीमा के नियमन की दिशा में पहली कानूनी पहल थी। भारत के प्राइवेट सोसाइटी समेत भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा संचालित जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा व्यवसाय के बारे में आंकड़े संबंधित जानकारियाँ लेने के लिए 1928 में भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम बनाया गया। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा पांडे, जिला रोहतास, बिहार से। आज मैं आप सभी को बीमा उद्योग के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत में बीमा का लंबा इतिहास रहा। 1818 में कोलकाता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में जीवन बीमा के बिजनेस की शुरुआत हुई, लेकिन यह कंपनी 1834 में असफल साबित हुई। फिर 1829 में मद्रास इक्विटेबल ने मद्रास प्रेसिडेंसी में जीवन बीमा व्यवसाय शुरू किया। 1870 में ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट बना और 19वीं सदी के आखिरी 3 दशक के दौरान 1871 में बॉम्बे मेमोरियल, 1874 में ओरिएंटल और 1897 में एम्पायर ऑफ इंडिया बॉम्बे रेजिडेंसी की शुरुआत हुई। 1950 में कोलकाता में ब्रिटिश सरकार की ट्राइडेंट इंश्योरेंस की स्थापना के साथ ही भारत में साधारण बीमा की शुरुआत हुई। 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड की स्थापना हुई। साधारण बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों का संचालन करने वाली यह पहली बीमा कंपनी थी। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं रूबी कुमारी दरभंगा से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बारे में कुछ बोल रही हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहयोग बैंकों को स्टेट बैंक ग्रुप कहा जाता है। 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का SBI में विलय कर दिया गया। राष्ट्रीयकृत बैंक अगस्त 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बैंकों के विलय की घोषणा की, जिसके अनुसार पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों का विलय कर दिया जाएगा और ये अब पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जाने जाएंगे। इसी प्रकार कैनरा और सिंडिकेट बैंक का विलय कर कैनरा बैंक नाम हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का भी विलय होगा और ये अब इलाहाबाद बैंक नाम से काम करेंगे। स्थानीय ग्रामीण बैंक अधिकांशतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित होते हैं। धन्यवाद। मैं पुष्पा कुमारी, गया जिला, बिहार से हूँ। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की गिनती विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में होती है। विशेषज्ञ भारत को अर्थव्यवस्था का बहुत तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था मानते हैं। हालांकि आर्थिक विकास की दृष्टि से हमने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, पर देश की अनेक समस्याएं अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास में बाधक भी हैं। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से जानें। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग धंधे साथ मिलकर कार्य करते हैं। 1991 में उदारीकरण के पश्चात देश में निजी क्षेत्र का बड़ी ही तीव्रता से विकास हुआ है और अनेक उद्योग धंधा की स्थापना की गई है।
धन्यवाद। मैं मधुमाला कुमारी बेगूसराय जिला से सामान्य श्रृंखला में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सन 1935 में स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक केंद्रीकृत बैंक है। आरबीआई वित्तीय और बैंकिंग सिस्टम का नियंत्रक होता है और एक्सचेंज कंट्रोल नियमों को लागू करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 देश में आरबीआई को बैंकिंग क्षेत्र के नियंत्रक के अधिकार देता है। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं किरण कुमारी जिला आरा से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ती कदम के बारे में बताऊंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व भर में सबसे स्थिर मैक्रो अर्थव्यवस्था माना जाता है। भारत में व्यापार और वाणिज्य की बेहतर संभावना को देखकर ही विदेशी कंपनियां या उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं और उनकी सरकारें भी भारत में रुचि दिखा रही हैं। अगर कोरोना संकट को छोड़ दे तो पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में काफ़ी तेजी आई है। स्मार्ट विजन, नवीन प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी का इस्तेमाल, उद्योग धंधों का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, विभिन्न इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, चिकित्सा विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारों के इस्तेमाल, विदेशी निवेशी जैसे कारकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास को पंख लगा दिया है। भारत में सेवा क्षेत्र एक बड़ा सेक्टर बन चुका है जिसका नियंत्रण प्रसार हो रहा है। धन्यवाद। मैं आर्यन शाह सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आज जीएसटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्वतंत्रता के बाद देश में जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर एक बड़ा कर सुधार है। यह 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। इससे देश भर में अप्रत्यक्ष कर की दरें एवं संरचनाएं समान हो गई है। आईटी प्रणाली पर आधारित जीएसटी कर व्यवस्था से व्यापार में सुगमता और पारदर्शिता आई है। जीएसटी को व्यापार की लागत में कमी, उद्योगों की स्थापना को बल, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, कर राजस्व संग्रह की लागत में कमी जैसे अनेक लाभों के रूप में देखा जा रहा है। उपभोक्ताओं को एक कर प्रणाली के कारण सहजता होगी। जीएसटी में केंद्र स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सेवा सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, सभी शेष तथा अधिभार, जबकि राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी और प्रवेश कर, खरीद कर, विलासिता कर, लॉटरी बाजी तथा जुए पर कर और शेष तथा सभी अधिभार जैसे तमाम करों को समाहित कर दिया गया है। जीएसटी में कर के 4 स्लैब बनाए गए हैं: 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी के लागू होने से राज्यों के बीच वाणिज्य एवं व्यापार के मामले में सीमाएं विलुप्त हो गई है। धन्यवाद। मैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से पूनम देवी इस सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आपके समक्ष बजट से संबंधित कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करूँगी। बजट, जो कि हर वर्ष के 1 फरवरी को हमारे वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। इस बार 2024 के बजट में कुछ प्रमुख बातों को ध्यान दिया गया है। बजट 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय पर खर्च बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ कर दिया गया है। सरकार 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.5% तक कम करने के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर आगे बढ़ेगी। सरकार ने आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान दर पर करों को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं होगी। कॉरपोरेट करों के लिए 22% कर की दर में मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए और 15% कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए लागू होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाम विकास आनंद, बिहार राज्य से। सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज का टॉपिक है बैंकिंग की शुरुआत भारत में वैदिक काल में ही हो गई थी।
ऐसा माना जाता है कि पैसे के लेन देन से बैंकिंग तक का सफ़र मनु के काल से भी पहले शुरू हो गया था। मुगल काल में भी स्थानीय बैंकरों ने पैसे के लेन देन और विदेश व्यापार और वाणिज्य को वित्तीय आधार में बड़ी भूमिका अदा की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों में एजेंसी हाउस बैंकिंग व्यवसाय पर नज़र रखते थे। 1786 में स्थापित जनरल बैंक ऑफ इंडिया पहला ज्वाइंट बैंक था। इसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बंगाल बैंक स्थापित हुए। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1906 तक काम करता रहा तथा अन्य फेल हो गए। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से। आज का टॉपिक है भारत में बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या है। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 60% जनसंख्या युवाओं की है, जो काम करने के युग हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है क्योंकि रोजगार का कोई संसाधन ही उपलब्ध नहीं है। पिछले 5 वर्षों में अनेक सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के जरिए इस समस्या से निजात पाने की बड़ी कोशिश की गई है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। धन्यवाद। मैं रेणु शर्मा जीना बिहार से सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आज आपको भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के बारे में बताऊंगी। बीमा क्षेत्र 2000 में खुले थे। इससे पहले सिर्फ 6 बीमा कंपनियां थीं, जिसके नाम है भारतीय जीवन बीमा, सरकारी क्षेत्र की 4 सामान्य बीमा कंपनियां और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे GIEC भी कहते हैं। आज बीमा कंपनियों की संख्या बढ़कर 53 हो गई हैं। इनमें से 24 कंपनियां जीवन बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिसमें एक सरकारी क्षेत्र की और 23 निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां हैं। गैर जीवन बीमा के क्षेत्र में 29 कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें से 6 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। इसके अलावा 5 बीमा कंपनियां केवल स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना और यात्रा बीमा खंडों में पॉलिसियां जारी करने के लिए पंजीकृत हैं। 53 कंपनियों के अतिरिक्त जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र पुनर्बीमा कंपनियां हैं। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार और मेरे अन्य साथियों द्वारा सामान्य ज्ञान की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमारी चलाई गई इस श्रृंखला को सुन के आप अपना जीके पहले से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है। भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि है, जिसमें पशुपालन भी सम्मिलित है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लगभग 30% योगदान कृषि क्षेत्र का होता है। इस प्रकार कृषि को देश की रीढ़ भी कहा जाता है। भारत में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के बीच बेहतर संतुलन है। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं जीतू कुमारी चेन्नई से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आपको बैंकिंग के बारे में कुछ तथ्य बताने जा रही हूँ। बैंकिंग की शुरुआत भारत में वैदिक काल में ही हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि पैसे के लेन देन से बैंकिंग तक का सफ़र मनु के काल से भी पहले शुरू हो गया था। मनु ने डिजिटल एवं एडवांस और ब्याज पर निर्धारण के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए थे। मुगल काल में भी स्थानीय बैंकों ने पैसे की लेन देन के बैंकिंग की सुविधा अपनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों में एजेंसी हाउस पर बैंकिंग व्यवसाय पर नज़र रखती थी। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जो पहला ज्वाइंट बैंक था। इसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बंगाल बैंक की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1906 तक काम करता रहा, जबकि अन्य 2 बैंक जो थे वो फेल हो गए।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की नींव रखी थी। 1809 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक भी कहा जाता था। इन तीनों बैंकों को जोड़कर 1920 में दी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो 27 जनवरी 1921 में हुई थी। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के आवेदन पर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नवगठित स्टेट बैंक में मिला दिया गया। धन्यवाद। जय हिंद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं आरती कुमारी गोपालगंज से आज मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बोलने जा रही हूँ। सन 1935 में स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक केंद्रीयकृत बैंक है। आरबीआई वित्तीय और बैंकिंग सिस्टम का नियंत्रक होता है और एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट या एक्ट 1934 देश में आरबीआई को बैंकिंग क्षेत्र के नियंत्रण के अधिकार देता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर से सामान्य ज्ञान के श्रृंखला में मैं आज बजट पे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार का कुल व्यय 39,44,909 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कोरोना महामारी से उभरती अर्थव्यवस्था को तेज़ रफ्तार देने के लिए बुनियादी खर्च बढ़ाने और अवसंरचना की मजबूती पर इस बजट में ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में आधिकारिक निवेश कर विकास की गति बढ़ाने का लक्ष्य 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद अब 2047 के समर्थ सशक्त भारत की चौतरफा तैयारी का संकल्प सरकार ने लिया है। इस दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बजट में अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की संकल्पना की गई है। आम बजट में 4 प्राथमिकताओं के जरिए विकास पर जोर दिया गया है। पहला, पीएम गति शक्ति, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा उत्पाद संवर्धन एवं निवेश उदीयमान अवसर, ऊर्जा बदलाव और जलवायु कार्य योजना, चौथा निवेश के लिए वित्तीय मदद। वित्त मंत्री के मुताबिक पीएम गति शक्ति के 7 इंजन सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगी। धन्यवाद। मैं अतुल बक्सर से। आज का मेरा टॉपिक है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अर्थात एसबीआई बैंक के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी बैंकों को स्टेट बैंक ग्रुप कहा जाता है। 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का एसबीआई में विलय कर दिया गया। राष्ट्रीयकृत बैंक। अगस्त 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बैंकों के विलय की घोषणा की, जिसके अनुसार पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों का विलय कर दिया जाएगा और ये अब पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जाने जाएंगे। इसी प्रकार कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का विलय कर कैनरा बैंक नाम हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का भी विलय होगा और ये सब इलाहाबाद बैंक नाम काम करेंगे। स्थानीय ग्राम